कई धर्मों की मान्यताओं में एक बात कॉमन है कि नर्क में औरतों की संख्या मर्दों से कहीं ज्यादा होती है। वजह बताई जाती है लालच, वासना, झूठ और कमजोर इच्छा शक्ति, जिनके कारण औरतें अक्सर गुनाह की राह पर चल पड़ती हैं। इंडोनेशिया में जहां इस्लाम का बोलबाला है, वहां की महिलाओं का भी यही मानना है कि जन्नत या जहन्नुम जाना दो बातों पर निर्भर करता है, एक माँ बाप के अच्छे कर्मों पर और दूसरा अपने शौहर के साथ कैसा बर्ताव किया। माना जाता है कि जो औरत अपने पति का सम्मान करती है और शुक्रगुजार रहती है, वही जन्नत की हकदार बनती है। कहानी की हीरोइन एक अनाथ लड़की है जो बचपन से एक धार्मिक स्कूल में पली बढ़ी है। वहीं की सीख ने उसे इस बात का पूरा यकीन दिला दिया है कि एक आदर्श पत्नी बनना ही उसकी जिंदगी का मकसद है। एक दिन स्कूल में एक खास मेहमान आता है। वह है वहीद, लोकल नेता और स्कूल का डोनर। करीब 40 का है लेकिन अब तक कुंवारा। उसके पॉलिटिकल गाइड अरहम ने उसे सुझाव दिया कि मेयर बनने से पहले शादी कर लेना उसके करियर के लिए फायदेमंद होगा। वहीद एक कमरे में बैठकर अपनी होने वाली पत्नी के बारे में बातें कर रहा होता है और फरा अपनी दोस्त के साथ चुपचाप बाहर से सुन रही होती है। वहीद को ऐसी पार्टनर चाहिए जो आत्मनिर्भर हो, समझदार हो और सबसे जरूरी जो उसके सम्मान की कद्र करे। फरा का दिल वहीं पिघल जाता है। वो खुद ही अपनी टीचर से मिलती है और रिश्ता जोड़ने की गुजारिश करती है। उम्र का फर्क उसे जरा भी नहीं खलता। जल्दी ही दोनों की शादी हो जाती है। फरा को लगता है जैसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि इस शादी के पीछे एक भयानक राज छुपा है। शादी के बाद वहीद एक सभा में भाषण दे रहा होता है और फरा गर्व से नीचे बैठी होती है। तभी उसे लगता है कि कोई पीछे से उसका नाम पुकार रहा है। वो पलटती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। दोबारा सामने देखती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। सामने एक काले घूंघट में लिपटी औरत खड़ी है जो उसे घूर रही है। लेकिन अजीब बात ये कि बाकी सब लोग जैसे उसे देख ही नहीं पा रहे। एक औरत की नाक से खून बहने लगता है और हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। पल भर में वो रहस्यमयी औरत गायब हो जाती है। शाम को वहीद और फरा घर लौट रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात वहीद के पॉलिटिकल राइवल अर्जुन से होती है, एक लोकल आदमी जिसके पास पब्लिक सपोर्ट है। फरा को लगता है वहीद की जीत मुश्किल है, लेकिन वहीद का कॉन्फिडेंस कमाल का है। घर पहुंचते ही फरा डिनर की तैयारी करने लगती है। तभी कोई पीछे से उसे जकड़ लेता है। फरा समझती है वहीद है और वो प्यार से मुस्कुरा देती है, लेकिन जैसे ही पलटती है वहाँ कोई नहीं। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इसे अपनी थकावट की वजह मान लेती है, लेकिन अजीब घटनाएं रुकती नहीं। उसी रात वहीद बड़े प्यार से उसकी नाखून काट रहा होता है, तभी गलती से उसकी उंगली कट जाती है। फरा इसे नजरअंदाज कर देती है, लेकिन फिर वहीद बात बदलकर चुप हो जाता है। रात में वहीद उस कटी हुई नाखून को घर की नौकरानी को देता है। नौकरानी नाखून लेकर एक अंधेरे कमरे में जाती है जहाँ एक पुराना सा वेदी बना होता है। जैसे ही वो नाखून वेदी में डालती है, पास की गायें अचानक बेकाबू हो जाती हैं और उनकी आंखें खून जैसी लाल हो उठती हैं। अगले दिन फरा नमाज पढ़ रही होती है। तभी फिर से उसे कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है, लेकिन बाहर कोई नहीं। फिर लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और रेडियो अपने आप चल पड़ता है। जब फरा रेडियो बंद करने जाती है तो बिजली चली जाती है। फिर वही दस्तक दोबारा। वो घबराकर पलटी है और गिर पड़ती है। पास से कुछ चबाने जैसी आवाज आती है और वो झटके से जाग जाती है। उसके पास वहीद नहीं होता। अगली सुबह वहीद लौटा है और कोई बहाना बनाकर निकल जाता है। आज उसे फरा के पुराने स्कूल में भाषण देना है। वह नौकरानी को बुलाकर फरा की मेकअप करवाता है और उसकी ना सुनकर उसे जबरदस्ती ले जाता है। मेकअप के बाद नौकरानी फरा के चारों तरफ अगरबत्ती घुमाकर कुछ अजीब सी मंत्र पढ़ती है। फरा को अचानक नींद सी आने लगती है, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। स्कूल में सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जल्द ही माहौल बदल जाता है। भाषण के दौरान अरहम फिर वही बात दोहराता है कि औरत की शादी के बाद उसका पति ही उसका सब कुछ होता है। उससे असहमति भी बेवफाई मानी जाती है। फरा एक बार फिर वही आवाज सुनती है और इस बार वो उस रहस्यमयी औरत को खिड़की के पार देख भी लेती है। वो उसके पीछे पीछे वॉशरूम तक जाती है, लेकिन जब आखिरी केबिन का दरवाजा खोलती है वहाँ कोई नहीं होता। वो हैरान परेशान चेहरा धोने जाती है। तभी उसकी दोस्त आ जाती है, लेकिन जैसे ही पलटती है दोस्त गायब। अब फरा खुद पर शक करने लगती है। तभी वो देखती है कि सामने वाली गली में कोई आदमी उसे घूर रहा है। वो उसे ठीक से देखने जाती है। तभी वहीद की प्रचार वाली सारी तस्वीरें जमीन पर गिर जाती हैं और उस आदमी की नाक से खून बहने लगता है। सब कुछ जैसे किसी मनहूस साए का इशारा है। फरा डरकर वहीद को सारी बात बताती है, लेकिन वहीद बिना कुछ कहे चुप हो जाता है, जैसे उसे पहले से सब पता हो। तभी घर के बाहर तेज आवाजें आने लगती हैं। वहीद फरा को कमरे में बंद करके एक गिलास दूध देता है और कहता है, पी लो और सो जाओ। फिर वो नौकरानी के साथ बाहर चला जाता है। फरा उलझन में है लेकिन चुप रहती है। तभी बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई भारी चीज छत पर चल रही हो। फिर बत्ती गुल और तभी अलमारी की दरवाजा धीमे धीमे खुलने लगा है। अंधेरे में वही औरत, वो भूतनी, अलमारी से बाहर आती है। फरा डर के मारे हिल भी नहीं पाती। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और वो भूतनी अलमारी में वापस चली जाती है। फरा फौरन टॉर्च लेकर भागती है और वहीद को ढूंढने लगती है। उसे वहीद एक कमरे में बैठा दिखता है, आंखें सफेद, सामने जलती मोमबत्तियां और एक तख्ती पर रखी अर्जुन की तस्वीर। साफ है कि वहीद किसी अजीबो गरीब काले
जादू के रिचुअल में लगा हुआ है और तभी वो औरत फिर से सामने आ जाती है। कुछ देर बाद फराह काली साड़ी पहनकर सड़क पर निकलती है। रास्ते में अपनी सबसे करीबी सहेली से टकरा जाती है, लेकिन बिना एक शब्द बोले आगे बढ़ जाती है, जैसे कोई और उसके शरीर को कंट्रोल कर रहा हो। धीरे धीरे वह सीधे वसीम के घर पहुंचती है। जब उसे होश आता है तो देखती है कि उसके हाथ किसी और के कंट्रोल में है। वो वसीम की लाश को पैक कर रही होती है। अचानक वसीम की लाश सीधी उठकर बैठ जाती है। फराह को लगता है ये सब बस एक डरावना सपना है, लेकिन जल्द ही वसीम की मौत की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। हालांकि वसीम उसका राजनीतिक विरोधी था, पर दिखावे के लिए फराज अपनी पत्नी को साथ लेकर शोक सभा में पहुंचता है। जैसे ही फराह वसीम की लाश को देखती है, उसका मन पूरी तरह बिखर जाता है। वो उसके लिए दुआ पढ़ना चाहती है, लेकिन पवित्र किताब की सारी इबारतें रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। वो दूसरी किताब उठाती है और फिर वही अजीब घटना दोहराई जाती है। एक टीचर उसकी हालत देखकर कुछ समझने की कोशिश करती है, लेकिन फराह के पास सफाई देने का वक्त ही नहीं होता। फराज फौरन वहां आता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है और जबरन गाड़ी में बैठाकर उसे वहां से ले जाता है। टीचर उनका पीछा करती है, लेकिन फराज रास्ता रोक लेता है। अब उसमें पहले जैसी विनम्रता नहीं बची। किसी बहाने से बात टालकर वो फराह को लेकर वहां से निकल जाता है। गाड़ी में फराह कुछ कहना चाहती है, पर फराज उसे झिड़क देता है। उस दिन जब स्कूल लौटी तो महिला टीचर ने फिर से शोक सभा का जिक्र किया। उसे लग रहा था कि फराह डरी हुई है। एक दूसरी टीचर ने कहा कि ये उनका पारिवारिक मामला है, हमें दखल नहीं देना चाहिए। ये बात फराह की सहेली सुन लेती है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मामला घरेलू है या नहीं। वो उसी रात फराह के घर जा धमकती है, पर दरवाजे पर फराज मिलता है, जो कहता है कि फराह आराम कर रही है। सहेली मायूस होकर लौट जाती है, लेकिन जाते जाते उसे वसीम के फार्म हाउस में कुछ अजीब नजर आता है। उसने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन नौकर ने उसे रोकते हुए कहा, ये प्राइवेट एरिया है, बाहर वालों का आना मना है। कुछ न कुछ तो वसीम के घर में गड़बड़ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बड़ा राज छुपा रहे हो। उसी वक्त फराह को किचन से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो फ्रिज के पास जाकर देखती है तो उसमें एक सफेद कपड़ा रखा होता है, लाश ढकने के लिए इस्तेमाल किया गया कपड़ा। चीखने की आवाज सुनकर नौकरानी दौड़ कर आती है, लेकिन जब फराह घबराई होती है वो चुपके से उसके कुछ बाल तोड़ देती है। फिर वो बाल जाकर फराज को दिखाती है। ये सब फराह देख लेती है और चुपके से उसका पीछा करती है। वो एक अंधेरे कमरे तक जाती है जहाँ ढेर सारी मोमबत्तियां जल रही होती हैं। नौकरानी उन बालों से कोई तांत्रिक क्रिया कर रही होती है। फराह खिड़की से अंदर झांकती है और सब रिकॉर्ड कर लेती है ताकि बाद में अच्छे से समझ सके। फौरन वो वीडियो अपनी सहेली को भेज देती है, बट तभी फराज आ जाता है और वो वीडियो डिलीट कर देता है। गुस्से में वो फराह का फोन भी तोड़ देता है। इस वक्त फराज किसी वहशी जानवर की तरह बर्ताव कर रहा था और फराह एक मासूम डरी हुई बकरी बन चुकी थी। उसकी सहेली को सिर्फ एक नोटिफिकेशन मिला था, लेकिन वीडियो गायब था। अगले ही पल उसका वीडियो कॉल आता है, लेकिन कॉल पर फराह नहीं दिखी। उधर रात को फराज फराह को एक गिलास दूध पीने को देता है। दूध पीने के बाद जैसे वो किसी और की तरह बर्ताव करने लगती है, न डर न सवाल, बस एक खाली बेहोश सा चेहरा। फराज का असली चेहरा अब सामने आता है। वो चाकू से फराह की पीठ की खाल चीरता है और उसमें से 2 टुकड़े निकालता है। उन टुकड़ों को एक बैल के सिर जैसी मूर्ति पर रखकर कोई अजीब मंत्र पढ़ता है। अचानक वहाँ हल्की सी लौ जल उठती है। शायद बलि से कोई खुश हो गया था। वो फूल जो बलि पर चढ़ाए गए थे उन्हें गाय को खिला दिया गया। उधर रात भर मजदूर दूध निकालने में लगे थे। सुबह होते ही वही स्पेशल दूध गांव में बांटा गया और फराज की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। अब वो चुनाव में सबसे आगे था, लेकिन फराह का जीवन नर्क बन चुका था। उसने शादी इस उम्मीद में की थी कि मरने के बाद जन्नत नसीब होगी, पर उसकी जिंदगी तो नरक से भी बदतर हो गई थी। एक दिन फराज उसे एक कार्यक्रम में लेकर गया। फराह की सहेली उससे बात करना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी ने रोक दिया। फराह अपने पति का विरोध नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप खड़ी रही। भीड़ में फराज ने जैसे ही उसका हाथ छोड़ा, फराह अचानक डरावने चेहरों से घिर गई। उसकी हालत बिगड़ती चली गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। टीचर और उसकी सहेली तुरंत मदद के लिए भागी। फराज उसे वापस घर ले जाना चाहता था, लेकिन इस बार अनीता ने सबके सामने कहा, हमें फराह का एक्सोर्सिज्म करना होगा। इतनी भीड़ में फराज कुछ नहीं कर पाया और चुपचाप फराह को स्कूल भेज दिया गया। पर वो हार मानने वाला नहीं था। उसने चुपके से फराह के कान में कुछ फुसफुसाया। उधर अनीता ने कुरान की आयतें पढ़कर उस पर असर डालने की कोशिश की। फराज भी लगातार कुछ बड़बड़ाता रहा। दोनों पक्षों की ताकतें फराह के शरीर पर असर डाल रही थी। कुछ ही देर में फराह बेकाबू हो गई। अनीता ने डर से आयतें पढ़ना बंद कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फराज ने फराह को कंट्रोल करके अनीता पर हमला करवा दिया। अनीता जमीन पर गिर पड़ी। वो फिर से फराह की तरफ बढ़ती। इससे पहले ही उसने आयतें पढ़कर फराह को हवा में जड़ दिया। काफी कोशिशों के बाद टीचर चाहती थी कि फराह वहीं स्कूल में रह जाए, लेकिन फराज ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद फॉरेस्ट ने फराह को घर में ले जाकर उसे बहुत मारा और दूसरी तरफ फराह के घर में काम करने वाली फराह को देखकर बोली, तुम आज भाग जाओ, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी। स्कूल में पूजा और उसके 2 दोस्तों को जब इस सब की सच्चाई का पता चला तो वो भी वहां पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने निकलने की कोशिश की उन्हें कुछ करप्ट पुलिस वालों ने रोक लिया। उधर नौकरानी किसी तरह सारा को कमरे से बाहर निकालने में कामयाब हो गई थी, लेकिन ऐन मौके पर विक्रम ने उन्हें देख लिया और सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सारा फिर से उस आदमी की कैद में चली गई। उसे घसीटकर एक छुपे हुए कमरे में ले जाया गया और अब विक्रम ने सारे राज खोल दिए। असल में उसने शैतान से एक सौदा किया था। अगर वो उसे मेयर की कुर्सी दिला दे तो वो
वो एक पवित्र और मासूम आत्मा उसकी भेंट चढ़ा देगा। जो महिला आत्मा अब तक दिख रही थी वो दरअसल शैतान की भेजी हुई थी, ताकि सारा का मनोबल तोड़ा जा सके और उसे कंट्रोल करना आसान हो जाए। आज वही दिन था जब उसकी बलि दी जानी थी। विक्रम कमरे से बाहर गया ताकि रिचुअल की तैयारी कर सके, लेकिन उसी वक्त सारा की दोस्त चुपके से उस सीक्रेट रूम में घुस गए। पुलिस ने पूजा और टीचर को तो पकड़ लिया था, लेकिन दोस्त की मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया और यहीं से उसे एक मौका मिल गया। जैसे ही वो सारा के बंधन खोलने लगी, तभी विक्रम वापस लौट आया और उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। दोनों लड़कियां उसकी ताकत के आगे टिक नहीं पाई। दोस्त को उसने झट से बेहोश कर दिया और सारा को फिर से बलि के पत्थर पर लिटा दिया गया। फिर विक्रम ने सारा के माथे से चमड़ी का एक टुकड़ा निकाला और उसे उस भैंस के सिर वाली खोपड़ी पर रख दिया। इसके बाद उसने अपनी बांह काटी और खून उस पर चढ़ा दिया। जैसे ही सब तैयारियां पूरी हुई, रिचुअल शुरू हो गया और बलि के पत्थर के सामने खुद शैतान की परछाई नजर आने लगी। विक्रम पूरी तरह तंत्र में डूबा हुआ था और सारा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। तभी सारा ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर घुटनों के बल चलकर पूजा की मेज को पलट दिया। अपने सारे सपनों को बिखरते देख विक्रम पूरी तरह बौखला गया। उसका गुस्सा सारा पर फूट पड़ा। वो उसे मार ही देता, लेकिन तभी बेहोश दोस्त अचानक बाहर निकल आई। हालांकि अगले ही पल विक्रम ने उसे मार डाला। ये सब देखकर सारा का गम गुस्से में बदल गया। उसने वहीं पड़ा भैंस का सींग उठाया और झट से उसे विक्रम के सीने में घोंप दिया। विक्रम की वहीं मौत हो गई और उसका शैतानी खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन अफसोस, सारा की दोस्त अपनी जान गंवा बैठी।